जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों कुछ दिनों तक ये हमारी दोस्तों जो क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन दोस्तों ये क्लास दोस्तों आज हमारी पुनः फिर स्टार्ट हो रही है। ये क्लास वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से दोस्तों हमने पिछली क्लास को स्टॉप किया था, क्योंकि हम दोस्तों इस यूपी पुलिस कांस्टेबल के खाकी बैच में दोस्तों हम आपको आरडब्ल्यूए की उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सामान्य अध्ययन की पूरी बुक का संपूर्ण सॉल्यूशन पेज बाय पेज कंप्लीट करवा रही हैं। तो जिसमें दोस्तों हमारा थर्ड टॉपिक चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश राजस्व के बारे में, जिस पर ऑलरेडी दोस्तों हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। वो सारी क्लासें दोस्तों आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, और जो भी हमारी अभी तक की पिछली क्लासें हुई हैं वो सारी क्लासें आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो एक बार प्ले लिस्ट को आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आप लोगों को प्ले लिस्ट को बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि दोस्तों आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट रहने वाली हैं। तो एक बार सभी प्यार दोस्त फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग क्लास में आ जाएं, ताकि दोस्तों क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट वॉच करें। और आज का सेशन बहुत ही दोस्तों शानदार और ज़बरदस्त रहने वाला है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन सभी दोस्तों में जो भी दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों यदि हम पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास में हमने क्लास को यहीं से स्टॉप किया था, जिसमें दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दोस्तों भारतीय वित्तीय व्यवस्था के बारे में, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों इंडियन फाइनेंस सिस्टम के बारे में। इंडियन फाइनेंस सिस्टम होता क्या है दोस्तों, इस पर हम आज डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको हमारे द्वारा कही गई सारी बातें समझ में आएंगी। जैसा कि दोस्तों पहला पॉइंट इसमें दिया गया है कि भारतीय वित्त व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से होता है जिसमें दोस्तों व्यक्तियों की वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, औद्योगिक कंपनियां हुई और सरकार द्वारा वित्त की मांग होती है और इसकी दोस्तों पूर्ति की जाती है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों भारतीय वित्त व्यवस्था। वित्त व्यवस्था का यानी कि वित्त का मतलब ये होता है, फाइनेंस होता है इसका मतलब। वित्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, फाइनेंस बोलते हैं। वित्तीय का मतलब ये होता है कि जितनी आपकी संस्थाएं हुई हैं बैंकों से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, और जो भी आपकी औद्योगिक कंपनियां हुई हैं सरकारी द्वारा जितनी भी दोस्तों वित्त की मांग की गई हो, उन सभी की दोस्तों पूर्ति करना ही भारतीय वित्त व्यवस्था कहते हैं। भारतीय वित्त व्यवस्था में यदि देखा जाए तो दोस्तों इसमें 2 पक्ष होते हैं, और भारतीय व्यवस्था के दोस्तों 2 भाग होते हैं। पक्ष और भाग में बहुत अंतर होता है दोस्तों। 2 पक्ष कौन कौन से होते हैं, एक दोस्तों होता है मांग पक्ष की, जैसे कि सरकार द्वारा वित्त की मांग होती है, और दोस्तों सरकार द्वारा इसकी पूर्ति भी होती है। तो हम कह सकते हैं एक आपका मांग पक्ष होता है, दूसरा होता है पूर्ति पक्ष। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मान लेते हैं कि जैसे आप किसी भी बैंक से कोई लोन लेते हैं ना कि नहीं लेते हैं, सभी लोग लेते हैं, इमरजेंसी में लेते हैं। तो जैसे कि आप मान लेते हैं आपने किसी भी बैंक से लोन लिया, तो जो आपने लोन लिया है वो आपकी क्या थी, एक मांग थी। मांग पक्ष के आधार पर हमने लोन लिया कि मुझे 10 लाख, 4 लाख, 2 लाख 50,000 का, इतने का मुझे लोन चाहिए, या तो आपकी मांग हो गई। क्या लोन लेने के बाद क्या आप उसको लोन का कर्ज चुकाते नहीं हैं, चुकाना पड़ता है, जो भी ब्याज बनता है, और यदि समय से हम पहले चुका देते हैं तो हमारा ब्याज नहीं लगता है। तो जो हम उस लोन को जब उसका हम ऋण चुकाते हैं, लोन जैसे कि हमने मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए हमने 50,000 का लोन लिया, उसको चुका भी दिया, तो ये जो चुकाया है ये आपने क्या किया, उसकी पूर्ति पक्ष, ये आपके पूर्ति पक्ष के तौर पर कार्य करता है कि हमने मांग लिया और उसके बाद हमने उसकी पूर्ति कर दी। क्योंकि भाई हमने जब लोन लेते हैं तो लोन को चुकाना भी पड़ता है। तो ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है जिससे आपको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष के बारे में। और अब अगला पॉइंट है कि भारतीय वित्त व्यवस्था को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है समझिएगा दोस्तों। भारतीय व्यवस्था के दोस्तों 2 भाग हैं, आपको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाते हैं। पहला आता है दोस्तों आपका भारतीय मुद्रा बाजार, और सेकंड आता है दोस्तों आपका भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार में देखिए भारतीय वित्त व्यवस्था के भाग होते हैं कितने, 2। ये भाग 2 होते हैं। पहला होता है आपका भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरा होता है आपका भारतीय पूंजी बाजार। ये 2 होते हैं भारतीय वित्त व्यवस्था के भाग। अब जो भारतीय वित्त व्यवस्था के जो भाग होते हैं उसमें पर एक भाग का भी दोस्तों कुछ भाग होंगे। जैसे भारतीय मुद्रा बाजार की यदि हम बात करें
तो इसके दोस्तों कितने भाग होते हैं? तो इसके दोस्तों 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 3 भाग होते हैं। और भारतीय पूंजी बाजार की बात करें तो दोस्तों इसके कितने भाग होते हैं? इसका एक ही भाग होता है, जिसको बोलते हैं दोस्तों शेयर बाजार या शेयर मार्केट। तो आज के डेट में दोस्तों आपने शेयर मार्केट के बारे में तो सुना ही होगा। भारतीय मुद्रा बाजार में देखा जाए तो इसके दोस्तों 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है असंगठित क्षेत्र, दूसरा होता है संगठित क्षेत्र और तीसरा होता है मुद्रा बाजार का उपबाजार। मुद्रा बाजार का उपबाजार। इनमें भी दोस्तों कुछ प्रकार होते हैं। जैसे कि असंगठित क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों इसमें आपके देसी बैंकर हुए, साहूकार, महाजन आदि इसमें आते हैं। मुद्रा बाजार के उपबाजार की बात करें तो दोस्तों इसमें आपका आरबीआई आ जाता है। कौन कौन से आ जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई आ जाता है, सार्वजनिक बैंक आ जाता है, निजी क्षेत्र के जो भी बैंक होते हैं वो भी दोस्तों इसमें आ जाते हैं, विदेशी बैंकें आ जाती हैं और अन्य वित्तीय व्यवस्थाएं भी दोस्तों, संस्थाएं भी आ जाती हैं। ये किस में आती हैं दोस्तों? ये आपके मुद्रा बाजार के उपबाजार में आते हैं। क्लियर? तो यहाँ से आपको दोस्तों कुछ बातें पता चली कि भारतीय व्यवस्था के 2 भाग होते हैं, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। पूंजी बाजार में दोस्तों आपका एक प्रकार होता है जिसको बोलते हैं शेयर मार्केट। और भारतीय मुद्रा बाजार की बात करें तो इसके दोस्तों 3 भाग होते हैं, असंगठित, संगठित और मुद्रा बाजार का उपबाजार। यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट को समझेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र की प्रचलित शब्दावलियाँ। कुछ बैंक से प्रचलित शब्दावलियाँ, इनको भी समझेंगे। जैसे कि पहला दिया गया बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है दोस्तों? जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है वो दोस्तों बैंक दर कहलाती है। क्या कहलाती है? दर। रेट को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? दर कहते हैं, इंग्लिश में रेट बोलते हैं। तो जो बैंक दर होती है उसे हम किसे कहते हैं? कि सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों का पैसा उधार दिया जाता है तो उसको दोस्तों हम बोलते हैं बैंक दर। अगला आता है रेपो दर। ये कुछ वर्ड है जो कि आपके बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। इनके बारे में, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं हमें पता नहीं होता है इनके बारे में, सुनना बहुत होता है लेकिन पता नहीं होता है। जैसे कि रेपो दर किसे कहते हैं? तो रेपो दर जो होती है वो दोस्तों अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं वो दोस्तों आपकी रेपो दर कहलाती है। कौन सी दर कहलाती है दोस्तों? रेपो दर कहलाती है। यह आपकी अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है रेपो दर, जो कि किसी भी कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं, उसे हम रेपो दर कहते हैं। अगला आता है रिवर्स रेपो दर। अब ये वो आपकी रेपो दर थी, ये आता है रिवर्स रेपो दर। अल्पकालिक अवधि के लिए यानी कम समय के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त होती है उसे हम रिवर्स रेपो दर कहते हैं। जमा दर। बैंक ग्राहकों की दोस्तों सावधि जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज की दर को हम जमा दर कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आप किसी भी बैंक में रुपए जमा करते हैं उस पर आपको ब्याज मिलता है कि नहीं मिलता है? कुछ ना कुछ तो मिलता ही होगा ब्याज। तो वो क्या है? आपकी जमा दर कहलाती है, क्योंकि हमने जो भी अमाउंट बैंक में जमा किया उस पर जो भी हमें ब्याज मिला यानी कि जो भी दर मिली तो वो आपकी क्या कहलाती है? जमा दर कहलाती है। अगला आता है दोस्तों बचत बैंक दर। बचत बैंक दर के बारे में जानेंगे। बचत बैंक दर क्या होता है दोस्तों? बैंक दोस्तों ग्राहकों की छोटी छोटी बचतों पर बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर को हम बचत बैंक दर कहते हैं। ये यानी कि जो छोटी छोटी बचतों पर बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर, जो भी आपका अमाउंट बनता है उसको हम बचत बैंक दर भी कहते हैं। नकद आरक्षित अनुपात CRR। किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है RBI के पास, और नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। जो भी अमाउंट होता है बड़ा अमाउंट वो हम यदि RBI के पास अनिवार्य रूप से जमा करते हैं तो उसको हम दोस्तों कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात। क्लियर? चलिए अगला है वैधानिक तरलता अनुपात SLR। किसी भी वाणिज्यिक बैंकों में कुल जमा राशि का वह भाग जो नकद, स्वर्ण, सोना और विदेशी मुद्रा के रूप में इसे अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है उसे वैधानिक तरलता अनुपात कहलाते हैं। जैसे कि आपके गोल्ड लोन वगैरह होते हैं ना, चाहे आपका कैप्री गोल्ड लोन्स हुआ या आपका मुथूट, वो कौन सा बोलते हैं, कैप्री गोल्ड लोन्स, एक IIF करके गोल्ड लोन होते हैं, कई गोल्ड लोन्स होते हैं। अब तो आपको मार्केट में बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, आपका अपना सोना रखते हैं, उसके बदले में हमें पैसा मिल जाता है
और जब भी हम उसको पैसा चुका देते हैं तो वहाँ से हम अपना सोना जो गिरवी रखते हैं वो उठा लेते हैं। तो वो एक तरीके का आपका वैधानिक तरलता अनुपात होता है। अगला आता है प्राइम लैंडिंग रेट, PLR। प्राइम लैंडिंग रेट किसी भी बैंक के लिए दोस्तों प्राइम लैंडिंग रेट यह ब्याज दर है जिस पर दोस्तों बैंक उस ग्राहक को जिसके संबंध में जोखिम शून्य होता है उसे दोस्तों ऋण देने को तैयार होती है। यानी कि दोस्तों प्राइम लैंडिंग रेट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते बैंक उस ग्राहक को संबंध में जोखिम शून्य है, यानी कि वह तो ऋण चुका ही देगा, तो वह दोस्तों ऋण देने को तैयार हो जाती है। अगला आता है दोस्तों बेस रेट, जिसको बोलते हैं आधार दर प्रणाली। RBI ने दोस्तों PLR आधार पर देय प्रणाली के स्थान पर जुलाई 2010 के आधार पर प्रणाली लागू किया है कि इसकी गणना लागत आधारित सूत्र से की जाएगी। यह PLR से कम होगा तथा कोई भी बैंक इसके नीचे दर पर किसी को उधार नहीं देगा। अगला आता है दोस्तों ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं दोस्तों? ट्रेजरी बिल्स होते हैं यह अन्य अवधि की प्रतिभूतियां होती हैं जिसके माध्यम में सरकार उधार लेती है। इसके निर्गम सरकार के लिए रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है और वर्तमान में RBI 91 एवं 364 दिन की ट्रेजरी बिल्स निर्गमित करता है और इसकी न्यूनतम राशि दोस्तों मात्र 25,000 रुपये है तथा इसी गुणक में होती है, यानी 25,000 के गुणक में होती है। जितने भी आपके 25,000 के गुणक हो, जैसे 25,000 के गुणा 25 दूनी 50 हो जाएगा, 25 या 75 हो जाएगा, तो यानी कि इनके क्या हो जाएंगे, इसी के गुणक में होती है। यदि 25,000 है तो उसके न्यूनतम के बाद 25 से 50 हो जाएगी, फिर 50 से 75 हो जाएगी, तो यानी कि क्या हो जाएगी 25 के गुणक में रहेगी। अगला है दोस्तों भारत के प्रमुख शेयर बाजार। यहाँ से दोस्तों हम जानेंगे दोस्तों शेयर मार्केट के बारे में, जिसमें दोस्तों पहला पॉइंट दिया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राष्ट्रीय शेयर बाजार। राष्ट्रीय शेयर बाजार की दोस्तों स्थापना कब की गई थी, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, तो याद रखिएगा 1991 में की गई थी। किस समिति के द्वारा? फेरवानी समिति ने की थी। किसने दोस्तों? फेरवानी समिति ने राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की संस्तुति की 1991 में। अगला बात है 1992 में सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसको बोलते हैं IDBI या IDBI, को इस बाजार की स्थापना का कार्य सौंपा। जब IDBI को दोस्तों कार्यभार सौंपा तो IDBI राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रवर्तक कहा जाने लगा और राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी दोस्तों 25 करोड़ रुपए है, जिसका मुख्यालय दक्षिण मुंबई वर्ली में है। आप सभी जानते हैं जितने भी दोस्तों आपके स्टॉक मार्केट हुए, शेयर मार्केट जितने भी दोस्तों आपके हुए, इनके जो भी दोस्तों आपके मुख्यालय मिलेंगे ये आपके सारे मुंबई में मिलेंगे। आप लोगों ने दोस्तों इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो एक रील वायरल होते हुए देखा ही होगा। उसमें एक डायलॉग कहता है कि मैं स्टॉक मार्केट का जाने क्या सी कुछ बोलते हैं, स्ट्रीट दलाल हूँ उसका, जहाँ पर कुछ ना बदले वो कुछ ही मिनटों में बदल जाता है, ऐसा ही कुछ कहता है वो। तो वो क्या है, वो शेयर मार्केट की बात करता है, स्टॉक मार्केट की बात करता है, जो कि दोस्तों आपका इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला आता है दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी दोस्तों स्थापना 1875 ईस्वी में स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के नाम से किया गया था, जिसे 2002 में बदलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE कर दिया गया, जिसको बोलते हैं दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ तक की बातें समझ में आई, तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है 19 अगस्त 2005 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में रूपांतरित हो गया। कब? 19 अगस्त 2005 में। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों विश्व के प्रसिद्ध शेयर बाजारों के सूचकांक। चलिए इस पर भी चर्चा करते हैं दोस्तों। इसमें आप दोस्तों देख पा रहे हैं लिखा है कि शेयर मूल्य सूचकांक और स्टॉक एक्सचेंज, ये दोस्तों विश्व के प्रसिद्ध शेयर बाजार है। पहला दिया गया दोस्तों डो जोन्स, ये आपका शेयर मूल्य का एक सूचकांक है। इसका स्टॉक एक्सचेंज आपका न्यूयॉर्क अमेरिका है। निक्की, ये भी आपका शेयर मूल्य सूचकांक है। इसका स्टॉक एक्सचेंज आपका टोक्यो जापान में है निक्की का। मिड डेक्स फ्रैंकफर्ट इसका दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। हॉन्ग सेंग का स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा हांगकांग। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट सिमेक्स, स्ट्रेट्स टाइम्स, इन सारे दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज आपके सिंगापुर हैं। कोस्पी का कोरिया हो जाएगा। सेट का दोस्तों थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बेहत, थाई बेहत। तेन
3 का हो जाएगा दोस्तों ताइवान। संघाई कौम, संघाई शहर कहाँ पर है दोस्तों? चाइना में स्थित है, तो आप आसानी से बता सकते हो चाइना। नॉस्डॉक, नॉस्डॉक के स्टॉक एक्सचेंज आपका हो जाएगा दोस्तों यूएसए अमेरिका। एसडीपी, एसडीपी से आप समझेंगे कनाडा। बोवेस्पा, बोवेस्पा का स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा ब्राज़ील। मिंटेल, मिंटेल का क्या हो जाएगा दोस्तों? इटली। आईपीजी, आईपीजी की का हो जाएगा दोस्तों मैक्सिको, मैक्सिको सिटी। सियोल और कंपोजिट, तो सियोल और कंपोजिट का कितना हो जाएगा? सियोल हो जाएगा। FTSE 100 का हो जाएगा दोस्तों लंदन। क्लियर? चलिए, यहाँ तक की बातें समझ में आई। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ से दोस्तों हमारे कुछ पॉइंट स्टार्ट होते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे। यहाँ से दोस्तों आपको एक एक पॉइंट दोस्तों समझना होगा, तो क्लास को आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको यहाँ तक की बातें समझ में आएंगी। चलिए, अगला पॉइंट है दोस्तों पहला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिया गया है कि रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई तथा 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो यानी कि रिजर्व बैंक की यदि आपसे स्थापना पूछी जाए तो आप बताएंगे कि रिजर्व बैंक की स्थापना, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। और यदि पूछा जाए कि रिजर्व बैंक का स्थायीकरण, राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो आप बताएंगे 1 जनवरी 1949। ये आपके राष्ट्रीयकरण की डेट है और ये आपकी स्थापना दिवस की डेट है। तो स्थापना और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था याद रखिएगा। भारत में वित्तीय वर्ष कब तक का होता है? तो 1 अप्रैल से दोस्तों 31 मार्च तक का होता है। सभी लोग जानते हैं जो हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होता है वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। और भारत में दोस्तों जो वित्तीय वर्ष होता है वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। याद रखिएगा, ये छोटा सा और इजी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि अक्सर एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। अगला पॉइंट आता है हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग क्या था दोस्तों? ये पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं RBI की संस्तुति की थी। रिजर्व बैंक दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट साबित होगा कि रिजर्व बैंक भारत का कौन सा बैंक है दोस्तों? केंद्रीय बैंक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे कि मुंबई में स्थित है। क्लियर? चलिए, अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत में मौद्रिक एवं साख नीति रिजर्व बैंक द्वारा ही बनाई जाती है और लागू की जाती है। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट होता है कि यहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है। चलिए बताइए कि भारत में मौद्रिक एवं साख नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, IDBI के द्वारा, HDFC के द्वारा, या दोस्तों ICICI के द्वारा। तो ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, भारत की जो मौद्रिक साख नीति होती है ये दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही बनाई और लागू की जाती है। यहाँ तक की बातें समझ में आई। चलिए, अगला पॉइंट, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन दोस्तों? याद रखिएगा, सर ऑसबॉर्न स्मिथ ने 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 RBI के प्रथम गवर्नर थे। ये आपके 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक RBI के गवर्नर रहे। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम RBI गवर्नर CD देशमुख थे, जिन्होंने 11/8/1943 से 30/6/1949 तक रहे। और इन्हीं के समय में दोस्तों RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या कह रहा है समझिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों को तथा 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब दोस्तों किया गया? तो ये दोस्तों आपका 19 जुलाई 1969 को हुआ, जिसमें दोस्तों 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का और 15 अप्रैल 1980 को दोस्तों 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला आता है दोस्तों पॉइंट दिया गया प्रथम चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक। जो आपके दोस्तों प्रथम चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक किए गए हैं, उनमें से कौन कौन से बैंक सम्मिलित हैं? पहला दिया गया दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया है, दूसरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा है, चौथा आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये आपके प्रथम चरण में दोस्तों राष्ट्रीयकृत बैंक है जिनका दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया गया। ये प्रथम चरण में है। अगला आता है दोस्तों, अभी और भी हैं दोस्तों प्रथम चरण में, जैसे कि आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हुआ,
ये आपका प्रथम चरण में दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया गया। कैनरा बैंक हुआ, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, और अगला पॉइंट है इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और देना बैंक। ये सभी दोस्तों आपके प्रथम चरण में दोस्तों इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। किस चरण में दोस्तों? प्रथम चरण में, या हम कह सकते हैं 14 बैंकों का दोस्तों लगभग प्रथम चरण में दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला आता है दोस्तों द्वितीय चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक, जिनको दोस्तों दूसरे चरण में राष्ट्रीयकरण किया गया, वो आपका आता है आंध्रा बैंक, कारपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एवं सिंध बैंक, और दोस्तों छठवां है विजया बैंक। ये आपके दोस्तों द्वितीय चरण में दोस्तों इनका राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला पॉइंट आता है दोस्तों वर्ष 2020 में विलय हुए बैंक, मर्ज्ड बैंक इन 2020, यानी कि दोस्तों 2020 में जो आपके बैंक विलय हो गए हैं, विलुप्त हो गए, उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि दोस्तों पहला पॉइंट दिया गया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया, यानी दोस्तों इनका बदलकर क्या कर दिया गया, जैसे कि आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हुआ और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हुआ, इसका दोस्तों मिला के इन्होंने पूरा टोटल एक पंजाब नेशनल बैंक कर दिया। यानी कि दोस्तों ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों क्या हैं दोस्तों? ये पंजाब नेशनल बैंक में ही हैं। इलाहाबाद बैंक का दोस्तों विलय किसमें कर दिया गया? इंडियन बैंक में परिवर्तित कर दिया गया। सिंडिकेट बैंक का दोस्तों किसमें परिवर्तित कर दिया गया? कैनरा बैंक में। अब यानी कि आपका जैसे अकाउंट कैनरा बैंक में खुला, तो ये समझिए आपका सिंडिकेट ही को ही दोस्तों हम कैनरा कहेंगे, क्योंकि सिंडिकेट को किसमें बदल दिया गया दोस्तों? कैनरा बैंक में परिवर्तित कर दिया गया। अगला आता है दोस्तों चौथा दिया गया है आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया, यानी दोस्तों आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को बदलकर दोनों का एक नाम कर दिया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इंडिया के नाम से। अगला आता है दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 30 अगस्त 2019 को भारत की सरकारी बैंकों की कई श्रृंखलाओं का विलय करने की घोषणा की, और इस प्रकार इस घोषणा के बाद दोस्तों बैंकों का आपस में विलय हो गया, और अब वर्तमान के समय में दोस्तों 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मौजूद हैं। कितने दोस्तों? 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मौजूद हैं। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि बताइएगा वर्तमान समय में भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र बैंक मौजूद हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 12 दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मौजूद हैं। अगला आता है दोस्तों सेबी, जिसको बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि भारतीय सेबी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई और कब हुई, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही होता है कि सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। दोस्तों इसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि भारत में सिक्योरिटी मार्केट के लिए कायदे कानून बनाने का काम सेबी के द्वारा ही करता है, और जिसकी स्थापना सेबी अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। और सेबी का मुख्यालय यदि आपसे पूछ दिया जाए तो आपका बताएंगे सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका इस बुक में यही है कि सेबी को हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, और इसकी स्थापना सेबी अधिनियम के द्वारा 1992 के तहत हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बस आपको इतना याद रखना है सेबी के बारे में। अगला आता है दोस्तों विश्व बैंक। विश्व बैंक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व बैंक के मुख्यालय भी आप लोगों से पूछ दिए जाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसको बोलते हैं दोस्तों IBRD तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको बोलते हैं IMF, इनकी स्थापना एक साथ दोस्तों वर्ष 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी, और IBRD को ही दोस्तों विश्व बैंक कहा जाता है। IBRD जो है इसको दोस्तों विश्व बैंक कहते हैं, और विश्व बैंक दोस्तों समूह गरीबी को कम करने और विकासशील देशों को साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिए कार्यान्वित 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है, जिसका मुख्यालय तो वाशिंगटन DC में है। हमेशा याद रखिएगा रुपए, पैसे, धन दौलत, मनी से रिलेटेड जो भी आपका मुख्यालय पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग उसका वाशिंगटन DC बताएंगे। जैसे IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला वर्तमान दोस्तों इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो उसमें आप बताएंगे 189 सदस्य देश हैं। भारत भी दोस्तों इसका सदस्य देश शामिल है, यानी कि भारत भी दोस्तों इसमें शामिल है। चलिए अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट दोस्तों इसमें दिया गया है विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट्स, जो कि दोस्तों विश्व बैंक द्वारा कुछ प्रमुख रिपोर्ट्स प्रकाशित की गई। कौन कौन सी? पहला है दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कौन सा दोस्तों?
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सेकंड है दोस्तों ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। थर्ड दिया है दोस्तों वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की गई प्रमुख रिपोर्ट्स थी। अगला है विश्व बैंक में संबंधित 5 विकसित संस्थाएं हैं, कौन कौन सी हैं, इसका नाम है, पहला है IBRD अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। दूसरा आता है IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC भी है। थर्ड पॉइंट बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIG मीगा। और उसके बाद है ICSID निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। चलिए अगला पॉइंट आता है दोस्तों मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति दोस्तों मूल स्तरों में होने वाली एक सतत वृद्धि कहते हैं। और मुद्रास्फीति के दोस्तों कारण को दोस्तों 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला दोस्तों आपका मांग जनित मुद्रास्फीति, दूसरा आपका लागत जनित, यानी दोस्तों एक तो मांग की और दूसरी इसमें लागत, खर्च कितना आया, लागत जनित मुद्रास्फीति। तो याद रखिएगा यदि आपसे पूछते हैं कि मुद्रास्फीति के कितने प्रकार होते हैं तो आप बताएंगे 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति और लागत जनित मुद्रास्फीति। चलिए अगला पॉइंट आता है दोस्तों पब्लिक फाइनेंस लोक वित्त। पहला पॉइंट दिया गया दोस्तों अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का अध्ययन लोक वित्त कहलाता है। यानी दोस्तों यदि देखा जाए अर्थशास्त्र दोस्तों सरकार की जो भी भूमिका रहती है वो आपके दोस्तों लोक वित्त ही कहते हैं, पब्लिक फिगर कहते हैं। क्योंकि दोस्तों सरकार जो भी कार्य करती है वो दोस्तों पब्लिक के फिगर में ही करती है, पब्लिक के ही सामने करती है, पब्लिक ही दोस्तों सबको देखती है। सरकार की आय और व्यय संबंधी समस्याओं का अध्ययन को दोस्तों हम सार्वजनिक वित्त कहते हैं। जो भी दोस्तों सरकार का आय, इनकम सोर्स जो भी हुआ और जो भी दोस्तों खर्च संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन ही दोस्तों सार्वजनिक वित्त कहलाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों प्रमुख वित्त निम्नलिखित हैं। पहला दिया गया जैसे आपका बजट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बातों को समझिएगा। यहाँ से आपको दोस्तों बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपको अभी तक के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी दोस्तों पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा कही गई सारी बातें, हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको यदि हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो, ना ही आप लोग शेयर कर रहे हो। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को लाइक शेयर बहुत ही कम दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सारी बुकों के कंप्लीट सॉल्यूशन करवाए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। चलिए बजट दोस्तों होता है सरकार के आगामी वर्ष की आय और व्यय के ब्यौरे को बजट कहते हैं। देखिए बजट जो भी होता है वो आपका खर्च प्लस इनकम, तब जाके आपका बजट होता है। और बजट दोस्तों अगले वित्त वर्ष तथा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि की वित्त योजना होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वित्तीय योजना स्टार्ट रहती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला बजट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आपका 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री षणमुख चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। यह बजट दोस्तों 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक 7.5 माह तक अवधि के लिए था, 7.5 महीने की अवधि के लिए था। सेकंड पॉइंट दिया है संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाते हैं, जिसमें सरकार के गत वर्ष की आय प्राप्तियों का व्यय का ब्यौरा होता है। थर्ड पॉइंट है बजट में अनुमानित मुख्य रूप से 2 मदों को लिखा जाता है। पहला है भारत की संचित निधि पर लगा हुआ व्यय, लगाया गया खर्च। सेकंड है सरकार की संचित निधि के लिए किए जाने वाले अन्य व्ययों की भरपाई के लिए अपेक्षित राशि। जो भी दोस्तों हमने खर्च किया उसको भरना भी तो पड़ेगा। और इसके अलावा अन्य राजस्व व्ययों का विवरण बजट में देना होता है। सेकंड दिया दोस्तों केंद्रीय बजट, जिसको बोलते हैं दोस्तों यूनियन बजट, केंद्रीय बजट। इसे आम बजट भी दोस्तों कहा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत इस बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखा जाता है और केंद्रीय बजट के कई छोटे छोटे प्रावधान हैं जिनके लिए दोस्तों बजट बनाया जाता है, जिसको हम केंद्रीय बजट कहते हैं, यूनियन बजट। जैसे कि एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे दोस्तों केंद्रीय बजट।
केंद्रीय बजट में दोस्तों आपके कौन कौन से पॉइंट आ जाते हैं ये भी आपको समझना है। केंद्रीय बजट के लिए पहला आता है दोस्तों कर प्रावधान, टैक्सेशन। उसके बाद आता है दोस्तों आबकारी कर, कस्टम ड्यूटी आता है, शिक्षा भी आ जाती है, निवेश, जो भी निवेश करते हैं, राजस्व एवं व्यय, और अन्य प्रावधान भी इसमें सम्मिलित है। जिसमें दोस्तों कर प्रावधान के अंतर्गत आपके दोस्तों 3 पॉइंट इसमें आ जाते हैं। और केंद्रीय बजट में कितने आ जाते हैं दोस्तों आपके 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें आपके 7 पॉइंट आते हैं, याद रखिएगा। पॉइंट भी आपसे पूछ सकता है। कर प्रावधान के अंतर्गत दोस्तों आपके 3 भाग हैं, व्यक्तिगत आयकर, निगम सामूहिक कर, और दोस्तों सेवा कर, जिसको बोलते हैं सर्विसेज टैक्स। सेम आपका जीएसटी का भी फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विसेज टैक्स। अगला थर्ड पॉइंट दोस्तों घाटे की संकल्पना। सरकार के बजट में दोस्तों मुख्य 2 भाग होते हैं, आय और व्यय, यानी कि कमाएंगे और खर्च करेंगे। सरकार की समस्त प्राप्तियां और राजस्व को आय कहा जाता है और सरकार के सभी खर्चों को दोस्तों व्यय कहा जाता है। सरकार दोस्तों जो भी खर्चा करेगी वह व्यय में जाएगा, और सरकार द्वारा जो भी प्राप्त राजस्व की ओर से जो भी सरकार की समस्त प्राप्तियां होंगी वो आपका आय होगा। जब आय और व्यय के बीच अंतराल नकारात्मक होता है तो इस समय स्थिति की घाटे के रूप में परिभाषित करते हैं। जैसे कि आपकी जो भी इनकम हुई आपने ज़्यादा खर्च कर लिया, तो यानी उसके बीच में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। अंतराल को हम बोलते हैं डिफरेंट। अंतराल इज द डिफरेंट। जो भी अंतराल होता है उसका बीच का जो भी अंतर होता है, यदि वो आपका नेगेटिव आता है तो सीधी सी बात है, आप वहाँ पर घाटे की संकल्पना होगी, घाटा होगा। अन्य शब्दों में हम सरकार के प्राप्त कुल राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को हम वित्तीय घाटे कहते हैं। यानी आय और बीच के बीच जो भी डिफरेंट हुआ तो समझिए वहाँ पर आपकी घाटे की संकल्पना होगी। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों फिस्कल डिफेक्ट। फिस्कल डिफेक्ट को दोस्तों बोलते हैं दोस्तों राजकोषीय घाटा। क्या बोलते हैं दोस्तों, राजकोषीय घाटा। यह दोस्तों सरकार के कुल खर्च, सरकार द्वारा किया गया कुल खर्च और उधारी को छोड़ कुल कमाई के बीच का अंतर होता है, उसको हम दोस्तों राजकोषीय घाटा कहते हैं। और ये सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज़ को दोस्तों यदि मान लेते हैं आपकी जो भी इनकम है आपने उससे कई गुना ज़्यादा खर्च कर लिया है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें आपकी बचत नहीं निकलेगी, आपके सारे खर्चे हो गए, आपकी बचत नहीं, तो यानी आपको क्या होगा, इसमें घाटा होगा। यानी कि दोस्तों सरकार ने जो भी खर्च किया उसको उधारी को छोड़ कुल कमाई के बीच का जो भी अंतर होगा, सब दूसरे शब्दों में राजकोषीय घाटा कहते हैं कि राजकोष में घाटा हुआ और सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए और कितने पैसों की ज़रूरत होगी, यह आपका होता है राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट आता है दोस्तों राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या है दोस्तों, इसको भी समझेंगे, जिसको बोलते हैं रेवेन्यू डिफेक्ट। जब सरकार का कुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसके कुल रेवेन्यू रिसिप्ट से अधिक हो जाता है तो उसको दोस्तों राजस्व घाटा कहते हैं। जैसे दोस्तों सरकार का कुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसका कुल रेवेन्यू रिसिप्ट से अधिक हो जाता है, यानी कि दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। मान लेते हैं कोई चीज़ आपकी प्लस है और एक चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, माइनस है। जब एक प्लस और माइनस है, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस ही तो होगा, तो 100% वहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, घाटा होगा। तो वही इसमें दिया है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसके कुल रेवेन्यू रिसीप्ट से अधिक हो जाता है तो उसका राजस्व लो हो जाएगा, और उसको ही हम दोस्तों राजस्व घाटा कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे। आर्थिक सर्वेक्षण इसको बोलते हैं दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे। इस पॉइंट की दोस्तों हम चर्चा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे करेंगे। तो आज की जो क्लास को हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में यहीं से पुनः हम दोस्तों पॉइंट को स्टार्ट करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण से इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की जो क्लास है आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास बेहतर लगी हो, सफिशिएंट लगी हो, बातें समझ में आई हो, पॉइंट समझ में आए हो, क्लियर हो गए हो, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि दोस्तों आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको दोस्तों समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों मैं वीडियो के लास्ट में कहना चाहूँगा कि प्लीज़ दोस्तों आप लोग जैसा अपना प्यार और सपोर्ट बनाए हैं ऐसा ही दोस्तों आप अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही दोस्तों कंटिन्यू देते रहिएगा। दोस्तों आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हमारे स्टिचिंग विद आनंद चौहान फैमिली में दोस्तों लगभग दोस्तों 3700 प्लस दोस्तों सब्सक्राइबर हो चुके हैं। दोस्तों 3700 लोगों की दोस्तों ये फैमिली हो चुकी है। कितने दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से दोस्तों 3700 लोगों की दोस्तों ये हमारी फैमिली हो चुकी है, 3700 प्लस लोगों की। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहें, और मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आपके आने वाले
नेक्स्ट मंथ तक क्या आप लोग अपने प्यार सपोर्ट की वजह से क्या आप लोग इस फैमिली को दोस्तों 4000 की फैमिली नहीं पहुंचा सकते हैं? क्या पहुंचा सकते हैं दोस्तों? तो आप लोग दोस्तों प्लीज़ दोस्तों इतना सपोर्ट करेंगे कि इस चैनल को, इस टीचिंग विद आनंद चौहान फैमिली को और आगे लेकर जाए और आप इस फैमिली को 4000 लोगों का समूह जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप लोग इस फैमिली में दोस्तों 4000 लोगों की फैमिली ज़रूर कंप्लीट करवाएंगे। मुझे लगता है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको कंप्लीट करवा देंगे। बस केवल दोस्तों इसमें लगभग 300 लोगों की ज़रूरत है 4000 का फैमिली होने में। आप लोगों को 300 लोगों को ऐड नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना? तो दोस्तों प्लीज़ ऐसा ही दोस्तों आप अपना प्यार बनाए रखें। मैं आप लोगों के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग ऐसा ही अपना सपोर्ट देते रहें और उम्मीद है कि आप लोग जल्द ही इस आनंद चौहान फैमिली को, टीचिंग विद आनंद चौहान फैमिली को 4000 फैमिली ज़रूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।